भाई टाइम टाइम हो गया। बिल्कुल। नमस्कार सभी को। संदीप कुमार शर्मा। आज हमारी क्लास शुरू हो रही है काफी दिनों के बाद। पहले तो कुछ हमारा सेलिब्रेशन रहा टेक्नो विद फ्रेंड्स का, और कभी कुछ कभी और कुछ वर्ल्ड कप चल रहा था इसलिए। लेकिन अब सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो गई है। अब हम आराम से क्लास करेंगे। तो आज की क्लास के विषय में अगर बात की जाए तो आज हम कुछ सामान्य पहलू पे बात करेंगे। जैसे कि कंप्यूटर में कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। आपने कीबोर्ड कई प्रकार के देखे होंगे। ए- एक यस तो सर। होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड और एक होता है नॉर्मल कीबोर्ड। यस सर। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर आपको वॉल्यूम कीज, प्ले पॉज की या फिर नेक्स्ट प्रीवियस की, अर्थात गानों को चलाने के लिए, और काफी सारे बटन एक्स्ट्रा मिलते हैं। कॉपी लेकिन जो पेस्ट भी स्टैंडर्ड, राइट होता है। हाँ जी, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर बस वो F12 इत्यादि सारी वो कीज होती है जो नॉर्मल कंप्यूटर में कीज होती है। इस प्रकार ओके। दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं आजकल के। नॉर्मल कीबोर्ड आते हैं और एक आते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड जो मैकेनिकल। होते हैं उनके अंदर आपको खट खट की आवाज सुनती है जब टाइप करते हो। बड़े ऑफिसों में और पुराने समय में वही कीबोर्ड यूज होते थे। आजकल मैकेनिकल कीबोर्ड का एक लेटेस्ट रूप आया है जो कि टीवीएस की तरफ से आता है। और उसके अंदर भी उसी तरह के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस दोनों कीबोर्ड पाए जाते हैं। वायरलेस मैकेनिकल। कीबोर्ड के अंदर सीधा सेल कनेक्ट होता है, और वायर्ड कीबोर्ड में हम कंप्यूटर से वायर के द्वारा कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ तो वायरलेस होगा ना? या हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, ब्लूटूथ वायरलेस ही होता है। कीबोर्ड को आप जैसे क्वर्टी कीबोर्ड समझते हैं अपन। हिंदी की वर्णमाला और अंग्रेजी की वर्णमाला में थोड़ा फर्क होता है। ज्यादातर हिंदी की वर्णमाला में मंगल फंट का यूज किया जाता है, कुछ लोग कृति देव का भी यूज करते हैं। लेकिन कृति देव अपन लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है, वो सही से नहीं पढ़ता, उसे फिर किसी ओसीआर के थ्रू, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर के द्वारा हमें उसे पढ़वाना पड़ता है। इसलिए आज का रिकमेंडेड यही रहता है सभी जगह कि आपको मंगल फॉन्ट में लिख के दिया जाए ताकि दृष्टिहीन लोग उसे पढ़ सकें। और टाइपिंग जो है आपको निरंतर स्पीड बढ़ाते रहना चाहिए। कई लोग टॉकिंग टाइपर का यूज करते हैं, कई लोग टाइप एबिलिटी का यूज करते हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना ये है कि आप अगर वर्ड में सिंपल टाइपिंग करो तो भी बहुत ही अच्छे से आप सीख सकते हो। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो। और टाइपिंग आपको मतलब अच्छे से आनी चाहिए। और इसके अलावा प्रयास करें कि गलतियां ना हो। और आजकल तो एनवीडी में सुविधा है कि गलतियां अगर होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, तो एनवीडी आपको एक अजब सी साउंड करेगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से जो है हमने कोई गलती की है, क्या है, ये सब चीजें हैं। सबसे पहले हम नोटपैड में लिखना शुरू करते हैं। नोटपैड से फिर हम वर्ड की तरफ आते हैं। नोटपैड में सिंपल जो है एडिटिंग या सिंपल टेक्स्ट टाइप किया जाता है। या आप कोई कोड भी नोटपैड के द्वारा रन करवा सकते हैं, पाइथन का इत्यादि का। बस उसके अंदर थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ता है, तो आप उसके द्वारा उसे रन करा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा एचटीएमएल कोड जो है नोटपैड पे लिखा जाता है, फिर उसे रन करवा दिया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कंप्यूटर और लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप का कीबोर्ड पूरा कीबोर्ड होता है, टोटल सारे बटन्स होते हैं। और लैपटॉप कीबोर्ड में, कुछ लैपटॉप्स में तो आपको जो है नमपैड की नहीं मिलती है और कुछ में मिलती है। अलग अलग प्रकार के लैपटॉप, कई लैपटॉप हैं एसर के, एचपी के, डेल के भी है जिनके अंदर नमपैड की नहीं होती। फिर उसे किसी बटन के द्वारा, एफएन की के द्वारा असाइन करके JKL और MN और W, वो वाले MN कोमा इत्यादि के बटनों को आधा कीबोर्ड जो है उस एफएन की मदद से उसको नमपैड बनाया जा सकता है, ये सुविधा होती है। और जो नरेटर की है लैपटॉप में, वो बताया जैसे नरेटर की एनवीडिया की या जॉस की, उसे कैप्स लॉक की भी से भी बनाया जाता है। तभी हमारे जो है जॉस और एनवीडिया दोनों में दो होते हैं की, एक तो लैपटॉप की और एक डेस्कटॉप की। तो आपकी सहूलियत के हिसाब से उसे, ज्यादातर लोग उसे डेस्कटॉप की ही रखते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। और नमपैड में स्लैश जो होता है वो अलग दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो राइट माउस बटन बोला जाता है और एक को जो है लेफ्ट माउस बटन बोला जाता है। राइट और लेफ्ट बटन काम करते हैं माउस में उसके साथ। और अब जहाँ तक है कि ये तो चलिए हुई कीबोर्ड की बात। अब हम बात करते हैं माइक्रोफोन।
माइक्रोफोन के विषय में भी समझना चाहिए कि कई बार ये साउंड कार्ड वाली समस्या है, इसके विषय में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, आपका जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक साउंड कार्ड होता है, एक डिफ़ॉल्ट साउंड कार्ड जिससे आप थोड़ा म्यूज़िक सुन पाएँ या थोड़ा रिकॉर्डिंग कर पाएँ, माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल कर पाएँ। तो अगर आप एक कोई लेक्चर या स्पीच रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ठीक है, वो चलता है। लेकिन अगर आप कोई म्यूज़िक रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप एज़ ए म्यूज़िशियन उसे यूज़ कर रहे हैं, तब वो साउंड कार्ड आपके काम का नहीं है। और आजकल तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर आवाज़ ही गायब हो जाती है। तो उसके लिए हमें वो यूएसबी साउंड कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई प्रकार के साउंड कार्ड आते हैं। नॉर्मल साउंड कार्ड तो यूएसबी वाले जो जैक वाले आते हैं उसमें आगे यूएसबी की पिन लगी होती है और दूसरी साइड में ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट की पिन्स होती है। और इसके अलावा थोड़े बढ़िया अच्छे साउंड कार्ड आते हैं, उसके अंदर शानदार माइक्रोफ़ोन, डायनामिक माइक्रोफ़ोन, कंडेंसर माइक्रोफ़ोन का कनेक्शन होता है। इसी के प्रकार अगर कुछ नॉर्मल जो साउंड कार्ड होते हैं उनमें सिर्फ़ एक ही पिन होती है। आप उसमें एक ही सिंगल माइक लगा सकते हैं। जैसा कि अभी मैं साउंड कार्ड यूज़ कर रहा हूँ K1, इसके अंदर आप कंडेंसर माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है डायनामिक माइक्रोफ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें हेडसेट से भी बात कर सकते हैं और यहाँ तक कि इसमें अलग-अलग इफ़ेक्ट्स भी आप लगा सकते हैं। आपको मैं इफ़ेक्ट सुनाता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे इस तरह का इफ़ेक्ट ये साउंड कार्ड के अंदर ही है, जो कि आपको ज़ूम के थ्रू सुनाई दे रहा है। इसी प्रकार ये हेलो, इट्स मी। और इसमें एक ख़ासियत और भी है, आपको बताऊँ। हम इसमें कुछ अपनी मर्ज़ी के कुछ कस्टम इफ़ेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने एक प्रयोग किया था। एक बार एक क्रिकेट मैच आ रहा था, मैंने उसको हल्का-सा रिकॉर्ड किया था और उस बटन को दबाते ही वो क्रिकेट वाली आवाज़ आती है, आपको सुनाता हूँ, देखना। 300 बना ले तो वो भी खलता है। There goes Willie, comes in and bowls, and this one has been pulled away off middle and leg stump, but very good bit of fielding there by Wokes, and the square leg boundary keeps the scoring down to one. Excellent fielding over there, diving away to his right as the ball was about to cross the boundary. It's not just थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने कितनी शानदार रिकॉर्डिंग करता है। मतलब आप इसमें एक कस्टम इफ़ेक्ट सेट कर सकते हो साउंड कार्ड में। जब भी वो बटन प्रेस करोगे आपको वही आवाज़ सुनाई देगी। ये दरअसल लाइव ब्रॉडकास्टिंग और रिकॉर्डिंग के समय में काम आता है। इसके अलावा काफ़ी अलग-अलग साउंड कार्ड होते हैं। कुछ जो महँगे साउंड कार्ड आते हैं, जैसे फ़ोकसराइट के हो गए, यामाहा के हो गए, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे इनपुट मिलते हैं। एक वीडियो मैंने इस पर बनाया हुआ है, जिसके के अंदर करीबन 8-9 इनपुट होते हैं और उसके साथ आपको जो सुविधा दी जाती है स्टीरियो रिकॉर्डिंग करने के लिए या मोनो रिकॉर्डिंग करने के लिए, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब यहाँ पर मल्टी ट्रैक से अर्थ ये है कि मल्टी ट्रैक जो होते हैं, जैसे एक ट्रैक में आपने वोकल रिकॉर्ड किया, दूसरे ट्रैक में हमने ड्रम रिकॉर्ड किया, तीसरे में पियानो रिकॉर्ड किया, चौथे में वायलिन रिकॉर्ड किया। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिकॉर्डिंग, मल्टीपल ट्रैक रिकॉर्डिंग। अगर हम सिंगल ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं तो फिर सभी कुछ एक में ही मिक्स करते हैं। मल्टीपल रिकॉर्डिंग का फायदा ये होता है कि हमें लगता है यार वायलिन में मैंने कुछ पीस गलत बजा दिया, तो हम सिर्फ वही ट्रैक डिलीट होगा। अगर हम सिंगल ट्रैक में ये सारी चीजें एक साथ रिकॉर्ड कर देते हैं तो फिर क्या होगा, अगर उस ट्रैक में कोई गलती होगी तो हमें सारा ट्रैक डिलीट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग एंड मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग इज बेनिफिशियल टू अस। ओके, तो ये है। इसके अलावा अब साउंड कार्ड की थोड़ी सी और बात करते हैं। दरअसल आजकल, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मल्टीपल कंप्यूटर्स और मदरबोर्ड्स में साउंड कार्ड की ड्राइवर के बगैर कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आपको एक्सटर्नल साउंड कार्ड कनेक्ट करने पड़ते हैं। आजकल जितने भी बढ़िया साउंड कार्ड आ रहे हैं, जैसे कि परसों परसों मैंने एक वीडियो बनाया था डीजी मोर 410 का, तो उसमें आप ब्लूटूथ, जैसे अभी ये साउंड कार्ड है K1, इसके अंदर आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कोई म्यूजिक चलाऊं तो आपको भी सुनाई देगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ कराओके के साथ आप गाना भी गा सकते हैं, उससे कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। साउंड कार्ड आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में यूज कर सकते हैं। मैक ओएस, आईओएस, आईफोन सभी में यूज किया जा सकता है। और जहाँ तक ऑडियो इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग अभी कल परसों, काफ़ी लोगों को तो अभी तक यही कंफ्यूज होते हैं कि हमें कंप्यूटर के लिए लेना क्या चाहिए, क्या होम थिएटर लेना चाहिए, क्या स्पीकर लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपको कंप्यूटर के लिए
अगर आप नॉर्मल साउंड सुनना चाहते हैं तो एक सिंपल होम थिएटर आप ले सकते हैं, 2.1 चैनल या फिर 5.1 चैनल बहुत महंगा हो जाता है। 2.1 चैनल लें जिसके अंदर आपको अच्छा साउंड सुनाई देता है। कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा हैवी साउंड की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप एक म्यूजिशियन है तब आपको अच्छे मॉनिटर, स्पीकर और अच्छे साउंड कार्ड की आवश्यकता है। अगर आप म्यूजिक के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि यार मैं एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, या फिर किसके यहाँ से आवाज आ रही है, अच्छा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ या अच्छा एक पॉडकास्टर बनना चाहता हूँ, तो मे बी आपके पास एक, अगर साउंड कार्ड नहीं है तो एक यूएसबी हेडफोन होना चाहिए। आजकल यूएसबी हेडफोन आता है जो कि एज ए साउंड कार्ड ही काम करता है। आपके कंप्यूटर में लगाइए और उससे माइक्रोफोन और जो है स्पीकर दोनों का साउंड सुनाई देगा। तो आप अच्छे पॉडकास्टर से बन सकते हैं। लेकिन आप म्यूजिशियन हैं तो आपको नॉर्मल साउंड कार्ड से आपका काम समस्या होगी आपको। क्यों? देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आपने पियानो में कोई नोट प्ले किया, जैसे मैंने प्ले किया हेलो सा सर, रे हेलो सर। गामा, तो सर सा रे मैं गामा इमरजेंसी प्ले के लिए किया क्लास लीव कर। एट ए टाइम, एट ए टाइम हमने बटन दबाया। ओके, एट ए टाइम हमने सा बटन दबाया, लेकिन चूंकि अब कंप्यूटर साउंड कार्ड से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिले रहेगा। अब मैं एक ताल बजा रहा हूँ, धा धिन धिन ना, धा धिन धिन ना, धा तिन तिन ना, धा धिन धिन ना। अब ऐसा एक मैं एक आपको अंदाजा दे रहा हूँ। धा, जैसे ये तीन ताल है, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन दा, ये ताल है। लेकिन जब हम उसे प्ले करेंगे तो हमने जब धा बजाया तो वो थोड़ी देर बाद वहां प्ले होगा, हमें मॉनिटरिंग थोड़ी देर बाद होगी, तो वो रिकॉर्डिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर क्या सिस्टम होता है, आपको जैसे आपने प्ले किया एट ए टाइम आपको वहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर के नॉर्मल साउंड कार्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको डिले आएगा। इसलिए अच्छी कंपनी के जिसके अंदर एसीओ ड्राइवर होता है, ज्यादातर साउंड कार्ड जो म्यूजिक सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उनमें एसीओ ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है। वसापी और वेव्स आउट, इनका प्रयोग नहीं हो पाता क्योंकि इनमें थोड़ा लेटेंसी रहती है। एसीओ आपके साउंड कार्ड के साथ जो कंपनी जिससे खरीदते हैं उसमें एसीओ ड्राइवर साथ मिलता है, आपको सीडी मिलती है, उसे आप इंस्टॉल करें, बिल्कुल लेटेंसी नहीं आएगी। इसी प्रकार से जैसे मैंने एक बार वीडियो बनाया था कीबोर्ड पर, तो प्रत्येक कीबोर्ड का अपना एक अलग साउंड कार्ड जिसके अंदर इनबिल्ट होता है, उसका एक अलग ड्राइवर होता है जो कि आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। जिस कंपनी का कीबोर्ड या साउंड कार्ड है तो वो उसे इंस्टॉल करने के बाद जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल लेटेंसी नहीं आ रही है। मैंने जैसे हेलो बोला तो हेलो आपको तुरंत सुनाई देगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साउंड कार्ड की बात करें तो आपने हेलो बोला तो है LHEL बोलने के बाद आपको एच सुनाई देगा, अर्थात मतलब सेकंड्स, मिली सेकंड्स का उसमें डिले रहता है। और जो म्यूजिशियन है वो तो ये बात जानते हैं कि अगर मिली सेकंड का भी बीट में या सुर में डिले रहता है तो हमारा सारा कंपोजिशन बिगड़ जाता है। इसीलिए क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन? आज थोड़ा संगीत के विषय में हो गया, लेकिन आपको एक ऑडियो इंटरफेस अच्छा लेने के लिए चीजों को समझना होगा। क्वांटाइजेशन मतलब अगर मैंने एक ताल बजाई कोई भी, जैसे मैंने कैरवा ताल बजाई, अगर मैंने धागे नत्ते नक दिन ये जो है थोड़ा सा आगे बजा दिया, अगर हमने उसे क्वांटाइज कर दिया तो फिर वो अपनी जगह पर आ जाएगा। मतलब वो एक आजकल ऐसा सिस्टम आ गया है कि अगर आपके पास साउंड कार्ड ठीक से नहीं है, अच्छा लेटेंसी दे रहा है, तो आपको उस क्वांटाइज को एडजस्ट करने के बाद वो जो बीट है या ताल है वो अपने सही जगह पर एडजस्ट हो जाएगी। एक क्वांटाइजेशन पर मैंने वीडियो बनाया है CTX 9000 पे, आप वो देखना, आपको समझ आएगा। अगर आप थोड़े से बेताला हो रहे हैं, क्योंकि इंसान है, इंसान से बजाने में गलती भी हो सकती है, कई बार हम माइक्रोफोन पे बजाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं तो नर्वसिंग भी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे सॉफ्टवेयर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। काबिलियत तो हमारी तब है जबकि हम एकदम सही से बजाएं, जो जो बीट बजी वो हमने एकदम लय में बजाई, ये है कमाल। पहले ऐसे तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, पहले भी म्यूजिक रिकॉर्ड होता था, इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे अच्छे गाने आए हैं, सब कुछ है। लेकिन आजकल क्या है, बहुत शॉर्ट हो गया क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास, इसलिए उनको कोई भी चीज को समझने करने में वक्त, वो चाहते हैं कि वक्त नहीं लगे, फटाफट से हमारा काम हो, वो फटाफट बीट बजाते हैं, फिर उसको
या तो आजकल तो तरीका है कि पैटर्न बना लिया जाता है। आप एक मैं आपको वीडियो वो एक बना कर दूंगा गैराज बैंड में, कि किस तरह से आप एक पैटर्न बनाकर बीट को अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, कि आपको उसको 3 ताल में बजानी है, और जैसे कहरवा में बजानी है, दादरा में बजानी है, चौताल में बजानी है, तिलवाड़ा में बजानी है, जिसमें भी बजानी है, बस आप उसके अंदर जो सर्कल दिए हुए हैं उसके अंदर वो सारी बीट सेट कर दो। कहाँ पर आपको स्नैप लगाना है, कहाँ पर आपको किक लगाना है, कहाँ पर आपको जो वो क्या बोलते हैं स्नेयर लगाना है, कहाँ पर आपको हुक लगाना है, कहाँ पर आपको बेस देना है, वो सब उसके अंदर सर्कल दिए होते हैं, उस सर्कल के अंदर आप एडजस्ट कर दो और आपका सही से बजेगा। अब इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। कोई भी पुराना गाना लीजिए आप, 90s का या उससे पहले का, और आज की बीट से उसे मिक्स करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा। सीधे सीधे आप उस बीट को मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बीट बजाई जा रही है क्वांटाइज करके बजाई जा रही है, कि कंप्यूटर बजा रहा है। और एक इंसान जब बीट बजाता है तो थोड़ा तो आगे पीछे होता ही है। तो वो जब आगे पीछे होता है तो बीट टू बीट मैच नहीं करता। पुराने गानों में यही, क्योंकि पुराने गानों में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, आजकल सब एडिटेड है। एक ट्रैक किक का बना लिया, एक ट्रैक स्नैक का बना लिया, एक ट्रैक जो है क्लैप का बना लिया, और एक ट्रैक जो शेकर का बना लिया, एक ट्रैक कॉन्गो बंगो के अलग अलग ट्रैक बना लिए। तो उनको हम अपने हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हैं, आगे या पीछे कर सकते हैं, तो हमारी जो है बीट हम चाहे वैसे बन सकती है। लेकिन पहले लाइव रिकॉर्ड हुआ करता था, बड़े बड़े रिकॉर्डर होते थे, बड़े बड़े माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन सब होते थे। ये अभी बात करते हैं कंडेंसर और डायनामिक माइक्रोफोन की। कंडेंसर माइक्रोफोन जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर कमरे में हल्की सी सुई भी गिरेगी तो उसे कैच करेगा उसकी साउंड को। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके साउंड कार्ड की कैपेसिटी पे। आपका साउंड कार्ड कितना अच्छा है, क्या उसमें फैंटम पावर, क्योंकि कंडेंसर माइक को फैंटम पावर 48 वोल्ट चाहिए। तो जो साउंड कार्ड वो वोल्ट दे रहे हैं तो उसमें वो बहुत अच्छे से काम करता होगा। करता है वो कैसे? जैसे मेरे पास बेरेंजर का साउंड कार्ड है या बड़ा साउंड कार्ड है, उसमें अगर उसमें नॉइज भी ज्यादा रहता है, हमें गेन कम रखना पड़ता है। माइक्रो गेन मतलब वॉल्यूम, माइक्रोफोन का जो व्यास है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब जैसे मैं वॉल्यूम गेन कम कर रहा हूँ माइक्रोफोन की, आपको आवाज भी कम होती जाएगी। मैं गेन को तेज कर दूंगा, आवाज मेरी और भी ज्यादा तेज होगी, और ज्यादा तेज करूंगा तो फटने लगेगी। तो एक सिंपल हमें ये अंदाजा रखना पड़ेगा कि हमारी आवाज कहाँ तक सही बैठ रही है, कहाँ तक हमारी आवाज आवाज जो है कर्कश नहीं लग रही है। वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। इक्वलाइजर होता है वो भी हमारे टेस्ट पर डिपेंड करता है, हमें कितना बेस रखना है, हमें कितना ट्रेबल रखना है, और हमें मिड कितना रखना है। ये सब आप पर डिपेंड करेगा, आपकी चॉइस क्या है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेस फ्रीक्वेंसी हमेशा 100 से लेकर 200 हर्ट्स, उसके बाद फिर मिड आती है, फिर आती है हाई फ्रीक्वेंसी जो कि 20,000 हर्ट्स तक होती है। 20,000 हर्ट्स से आगे की चीज हम सुन नहीं पाते। आपने देखा होगा पुराने ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर टीवी हुआ करते थे, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी टीवी, उनकी ट्यूब में एक बहुत ही ऐसी तीखी सी एक आवाज आया करती थी, टीवी को चालू करते थे, सी सी की। वो हाई जो है हर्ट्स होता था। और लो जो होता है, आपने बेस सुना है, किक की आवाज सुनी है, बेस गिटार होता है, वो लो फ्रीक्वेंसी पे चलता है। तो उसको हर फ्रीक्वेंसी को हर हिसाब से सेट करके फिर ही कोई रिकॉर्डिंग की जाती है। और इसका सब सारा जो दारोमदार है वो साउंड कार्ड पर होता है। साउंड कार्ड डिपेंड करता है कि हमें क्या रिकॉर्ड करना है, किस तरह की आवाज हमें रिकॉर्ड करनी है, कौन सी आवाज हमें ज्यादा आगे रखनी है, वायलिन की आवाज कितनी रखनी है, पियानो की आवाज कितनी रखनी है, वो सब से एडजस्ट होता है। तो दरअसल ये खेल है साउंड कार्ड का। जितना अच्छा साउंड कार्ड होगा उतनी अच्छी प्रीमियम स्टूडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। लेकिन आप नॉर्मल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तब तो फिर अपने लैपटॉप के माइक से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप म्यूजिशियन है तो आपको एक अच्छा साउंड कार्ड मैंडेटरी है, जहां तक मैं समझता हूँ। बाकी हर लोगों के अलग अलग मत होते हैं। कई बार यूट्यूब पे तो काफी सारे वीडियो होते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन सच धरातल पे कुछ नहीं होता उनमें। तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों को हमें समझना होगा। अभी हमने देखा, अब बात करते हैं डायनामिक माइक की। डायनामिक माइक जो होता है, जैसे कि मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ, दरअसल ये डायनामिक माइक है। इसके अंदर आसपास का शोर नहीं पकड़ता, ये आवाज उतनी ही पकड़ता है जो सामने इसके फोकस में जो इसके पास है उसी की आवाज कैच करता होगा। आपने देखा होगा जागरण में या मंदिरों में ज्यादातर डायनेमिक माइक का ही इस्तेमाल किया जाता है। डायनेमिक माइक की जो पिन होती है वो 6.5 mm जैक और एक आगे एक्सएलआर लीड लगी होती है, जिसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। अभी हम आहूजा का स्टैंडिंग माइक यूज कर रहे हैं,
दिस इज नॉट ए कंडेंसर माइक, दिस इज ए डायनेमिक माइक, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास में डायनेमिक माइक ही ठीक रहेगा ताकि आसपास का नॉइज आपको सुनाई न दे। तो ये सब चीजें हैं जिसे आपको समझना है। एक बार आप मुझे थोड़ा सा 1 मिनट ब्रॉडकास्टिंग देख लूं मैं, वहां चल रही है कि नहीं चल रही। 8 पार्टिसिपेंट हमारे साथ है, और 1 मिनट। सॉरी क्षमा प्रार्थी, आपका थोड़ा सा समय खराब हुआ मेरी वजह से। मैं देख रहा था ब्रॉडकास्टिंग चल रही है कि नहीं चल रही। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं, ऑडियो इक्विपमेंट है, और ब्लाइंड व्यक्ति के लिए ऑडियो इक्विपमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा साउंड कार्ड अगर अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है साउंड, तो हमें सुनने में भी कई बार प्रॉब्लम आती है। अच्छा साउंड कार्ड रखें, अधिक बेस न रखें। हम कई बार हम ज्यादा, मैंने देखा कई लोग ज्यादा बेस फुल करके सुनते हैं, वो ठीक नहीं है, हमारे कानों के लिए ठीक नहीं है। हमारे कानों के लिए एक डेसिबल डिसाइड किया गया है, 20,000 डेसिबल, वो भी बहुत ज्यादा होता है। हमें अपनी लिमिट के हिसाब से 20 से 20,000 डेसिबल, तो हमें अपनी लिमिट के हिसाब से ही सुनना चाहिए, ताकि हमारे कान भी सुरक्षित रहें और हमारा एनवायरनमेंट भी शोरगुल के कारण प्रदूषित ना हो। तो ये थी साउंड से संबंधित कुछ जानकारियां। डायनेमिक कंडेंसर दोनों माइक के विषय में बता दिया। आजकल बोया के जो माइक आते हैं, हालांकि मैं उन्हें अच्छा नहीं समझता, लेकिन कम पैसे में ठीक है, चलो जुगाड़ अच्छा है। अ, अच्छे माइक आते हैं वो, उनसे आप फोन से या अपने लैपटॉप से ठीक ठाक रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, लेकिन डिले उनमें भी रहता है, डिले उनमें भी आपको थोड़ा मिलेगा। तो ये चीज़ है। और अपने माइक की स्थिति को आप, जैसे मैंने बताया, लिसन टैब से जाके चेक करके देख सकते हैं कि आपके आपके माइक में कितनी लेटेंसी आ रही है। आप उसे जब चेक बॉक्स चेक कर लेंगे, तो आप हेलो बोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मैंने यहाँ हेलो बोला, वहां कितनी देर बाद आवाज आई। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जिसे हमें समझना है, और आशा आप लोगों को समझ आई होगी मेरी बात। क्योंकि मैं कई दिनों से विचार करता कि इस तरह की क्लास भी लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों को कई बार हमेशा प्रश्न पूछते हैं, मैं विंडोज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, नरेटर की आवाज़ मुझे आ नहीं रही है। तो वो इसी कारण से नहीं आती है कि आपके कंप्यूटर में आपका जो साउंड कार्ड है वो कैपेबल, कंप्यूटर का इनबिल्ट साउंड कार्ड कैपेबल नहीं है कि वो प्री साउंड को कैच कर सके। प्री साउंड को कैच करने के लिए आपको एक्सटर्नल इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, वो यूएसबी से कनेक्टेड होना चाहिए। ब्लूटूथ भी काम नहीं करता उस समय, क्योंकि ब्लूटूथ का ड्राइवर ही नहीं इंस्टॉल होता, तो फिर कैसे काम करेगा। तो ये सब चीजें हैं, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हम समझे तो हम बहुत अच्छे से अपने कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। कंप्यूटर हो, फोन हो, किसी भी डिवाइस को हैंडल किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं। अब ये तो हुई हमारी आज की चीज, आज की जानकारियां। कीबोर्ड के विषय में मैंने बताया। माउस का वैसे ब्लाइंड लोगों के लिए ज्यादा कोई उपयोग होता नहीं है, आप एनवीडिया से उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सामान्यतः लोग कीबोर्ड से ही यूज करते हैं। तो कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट, प्रमुख शॉर्टकट हमें याद रखने चाहिए, और उन पर फिर काम करना चाहिए। कल से हम नोटपैड को सीखना शुरू करेंगे। नोटपैड के अंदर कौन कौन सी कमांड है, कैसे नोटपैड में डॉक्यूमेंट सेव किया जाता है, और क्या क्या चीजें उसमें होती है, वो सब चीजें हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। फिर वर्ड के वीडियो तो वैसे ही यूट्यूब पर पड़े हैं, तो इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेरीज रहेगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा उनको। और एक्सेल में फार्मूलाज सीखेंगे, क्योंकि फार्मूलाज का आजकल बहुत महत्व है। आजकल एक्सेल सीट पे काम करने का बहुत जो होता है। और कोशिश करेंगे पावर पॉइंट भी सीखने की, क्योंकि ये 3 चीजें तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरी कंप्लीट करवाई दी जाए, ताकि आप लोग इस चीजों को अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा और आपके कोई अलग एक्स्ट्रा कोई एडवांस कोर्स, जैसे पाइथन हो गया, एचटीएमएल हो गया, उसके विषय में कुछ सीखना हो, तो उसके लिए फिर अपन आगे भी विचार करेंगे। तो और हाँ, इसके अलावा आपकी कोई और आपको लगता है कि सर वो चीज़ हमें बताओ पहले, हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो वो मैं जरूर बता दूंगा आपको, चिंता की बात नहीं है। अब चलिए प्रिंटर के विषय में भी बात कर लेते हैं चलते चलते। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमें हमारे द्वारा कंप्यूटर पर लिखे गए आदेशों को अंकित करके हमारे पास पृष्ठ में पहुंचाता है। आजकल तो एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए लोग कहते हैं ऑनलाइन ही यूज करना चाहिए, कागज वागज का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे बैंक हो गए या ट्रेजरी हो गई या बहुत जगह हो गया, जहाँ पर सरकारी जो है दस्तावेज है, उनमें तो रिकॉर्ड रखने के लिए कागज रखना ही पड़ता है।
उसके लिए प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों के लिए एक्सेसिबल प्रिंटर अगर देखा जाए तो कैनन और एचपी है। हम बहुत ही अच्छे से एक्सेसिबल वे से उसे यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में सिंपल कनेक्ट करते ही आपका ड्राइव डाउनलोड होने लगेगा। विंडोज 10 विंडोज 11 में व्यवस्था है। इंस्टॉल करने के बाद आप एचपी प्रिंटर को अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसका स्कैनर यूज करके आप अभी जैसा कि मैंने साथ ही ऐप बताया एनवीडीए से, आप उसे स्कैन करके उसको ओसीआर से पढ़ भी सकते हैं। जैसे आपने स्कैन कंप्यूटर प्रिंटर के स्कैनर पर कोई पेज रखा, उसे अपने कंप्यूटर में स्कैनर पर क्लिक किया, स्कैनर जो भी आपका है एचपी है जैसे, उसे स्किल सेलेक्ट करके किया, तो अब उस पर अगर आप ओसीआर को ओपन करते हैं तो वो आपको पढ़कर सुनाएगा सब चीज। तो ये भी जुगाड़ होता है प्रिंटर स्कैनर का। और एचपी के ही प्रिंटर मैं तो ज्यादा बेटर समझता हूँ। लेजर 1005, जिसकी की कभी कीमत 13,000 थी, वो इतना पॉपुलर क्यों है? अब उसकी कीमत जो है 24,000 हो गई है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिन पर आज मैं सोच रहा था कि कुछ बात की जाए, तो ताकि आप लोगों को, क्योंकि हमेशा हैवी चीज नहीं बतानी चाहिए, कुछ थोड़ा सरल भी बतानी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए, अब आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हम नाम लेंगे। महेंद्र सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताइए कि सुन पा रहे हैं? यस सर, बोले आप। सर, ब्लूटूथ के सभी ड्राइवर्स प्रॉपर हैं या नहीं मेरे लैपटॉप में, ये कैसे चेक कर सकता हूँ? ब्लूटूथ के देखो, विंडोज 10 और विंडोज 11 में कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, वो अपडेट ही होते हैं। अगर वो अपडेट नहीं होंगे तो आपका ड्राइवर, आपका वो जो है जो भी ब्लूटूथ डिवाइस है कनेक्ट ही नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली हाँ, कनेक्ट हो पर जाते हैं। ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा। ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा मेरे इसमें। ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा तो हो सकता है आपके, हाँ, आपका लैपटॉप कौन सी कंपनी का है? लिनोवो 64 बिट्स। तो लिनोवो में FN की के साथ आप फंक्शन की को कोई है 11 या 12, उसको प्रेस करोगे ना तो आपका ब्लूटूथ ऑफ होगा, वहां से ऑन कर लेना। ओके, देखता हूँ मैं ऐसा भी करके। बिल्कुल। और कोई तरीका और नहीं है चेक करने का कि इसके अलावा तो ब्लूटूथ ये है सर है कि या नहीं आपको चालू? ब्लूटूथ डोंगल खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए का आएगा। उसे अपने हाँ, यूएसबी में वो रहा कनेक्ट है। कीजिए और ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ डिटेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने दिखा था कंपनी में, तो कह रहे हैं कि इसकी डिवाइस खराब हो गई है, इंटरनल जो है नहीं नहीं, ब्लूटूथ ऐसा की। कुछ नहीं होता, डिवाइस वैसे खराब नहीं होती है, वो ड्राइवर नहीं मिल रहा है, बात ये है। खराब होती है तो डोंगल ही लेना उचित है फिर उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, 100 रुपए लगेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बबलू जी नमस्कार। गुलाम कादिर जी जी सर, गुड इवनिंग। नमस्कार। जी सर, आज का जो टॉपिक था वो बिल्कुल मेरा तो फेवरेट था, क्योंकि अक्सर ग्रुप्स में भी मैं ऑडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन करता हूँ, और आपने इसमें एक बात बोली जो बिल्कुल मेरा क्वेश्चन उसी पे है कि कुछ लोगों ने ऐसी रिकॉर्डिंग की होती है कि बिल्कुल सुई की भी वॉइस जो है ना उनके पीछे क्लियर कट आ रही होती है। लाइक ये यूट्यूबर्स वगैरह जब अनबॉक्सिंग करते हैं, ये जब चीज़ को अनबॉक्स कर रहे होते हैं, तो उसमें उनकी छोटी छोटी वॉइसेस जो होती है उसमें वो आ रही होती हैं, तो बड़ी इजीली हम मतलब अंदाजा कर सकते हैं कि कब क्या हो रहा है। और इवन कि वो जब नहीं भी बोलते तब बाद दफा फिर भी अंदाजा हो जाता है। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमारे जो आजकल जो लैपटॉप्स हैं उनके माइक्स भी अच्छे हैं, उनको अगर उन्हीं को हम यूटिलाइज करें, तो क्या कोई सेटिंग ऐसी देखो है सर, कि इसकी जिससे हम बिल्कुल इस सेटिंग है। आप जी इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप लैपटॉप का ही माइक यूज करना चाहते हैं तो देन वेल एंड गुड, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये है कि आपको एयरफोन, फिर या तो एयरफोन लगा के रिकॉर्डिंग न करें, सिंपल रिकॉर्डिंग करें सीधी। और उसमें फिर आप स्क्रीन रीडर की रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो ठीक से नहीं आएगी, क्योंकि उसके स्पीकर में आवाज आती है फिर लैपटॉप के। ठीक है ना? आप सेटिंग कर सकते हो, आपका बूस्ट फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जैसे 33 से 66 कर लीजिए, 66 कर लीजिए, तो आपको दूर की आवाज भी वो कैच करेगा, समझे? बूस्ट फ्रीक्वेंसी को थोड़ा जी बढ़ा लेना आपको। लाइक इसके लिए सर क्या इसकी कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाना होगा, साउंड की जो साउंड सेटिंग्स है सेटिंग में उसमें मैंने जाना पूरा वीडियो बनाया हुआ, उस पर आप देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। पिछली बार मैंने बताया था साउंड सेटिंग में वो ऑप्शन। होगा? ठीक। इसके अलावा गुड, मनोज कुमार जी सर, मनोज कुमार जी सर, ओके। आसिफ जी कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर। चलिए, अच्छा समझ आया आपको, अच्छा लगा?
जी सर, मैं लेट हो गया था सर। हाँ, कोई नहीं, पीछे आप पीछे। वहाँ रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको मिल जाएगी। जी जी जी। सर यूट्यूब पे तो आएगी ना वीडियोस ये? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। जी ओके सर। गुरमीत जी सर नमस्कार। गुरमीत जी सर, चलिए एक बार सर आते हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं सर का। हाँ जी, नमस्कार भाई संदीप जी। हाँ मनोज जी नमस्कार, बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया। वो कल आज तो क्लास बहुत बढ़िया लगी, और के बारे में आपने बहुत बढ़िया बताया। तो ये एक कंफ्यूजिंग। माइक, हाँ जी, एक माइक वो एफएम वाला माइक चला था, तो वो क्या अब नहीं आते ना शायद हाँ, एफएम फ्रीक्वेंसी वाला माइक पूछ रहे हो, बिल्कुल सर। वो आजकल तो एफएम मिलता ही नहीं माइक। पहले हाँ हमने ये बहुत यूज किया है वो। हाँ हाँ, वो वो क्या, चलते थे वो इस तो तरह बड़ा का माइक प्रॉडक्टिव आता था था। एक। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक पहले फिलिप्स वाले बनाते थे, तो उसमें तो अच्छी फ्रिक्वेंसी थी और जो है बढ़िया काम करता था वो। हाँ, किसी के भी एफएम रेडियो पर आप उस माइक से ब्रॉडकास्टिंग कर सकते थे, बिल्कुल सही कह हाँ रहे हैं आप। हाँ, बड़ा अच्छा लगता था उसमें। और बिल्कुल, मैंने यहाँ तक देखा कि हुआ। उसमें एक फायदा ये था कि वो अगर उसकी मतलब जो है फ्रीक्वेंसी जितनी है, उसके अंदर जितने भी आप रेडियो मतलब सेट करके उसमें रख दीजिए, तो उतने में सब में बोलता था वो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने भी रेडियो, उसमें कोई वो लोड नहीं पड़ता था उस पर। वो हाँ फ्रीक्वेंसी एक हाँ जैसी फेंकता था। 10 रेडियो भी हाँ, होंगे तो 10 में सुनाई देगा। मतलब समझना ही पड़ता था, तो बड़ा बिल्कुल अच्छा लगता बिल्कुल था। बिल्कुल, देखा हुआ मेरा वो बहुत यूज किया मैंने। लेकिन अब शायद वो अब आते नहीं है शायद वो नहीं ना। नहीं सर, अब आजकल एफएम जो है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया ना सब, इसलिए प्रॉब्लम हो गया था। हाँ हाँ। ये चीज है। एक सेकंड सर, है ना। हम्म। हम्म। तो इसलिए मतलब जैसे कि हम बात कर रहे थे, अब गुरमीत जी सर शायद आज सुन नहीं रहे आवाज को। सुनेंगे नहीं, तब मैं पता सुन लगे। रहा हूँ, आ गया अच्छा हूँ, तो मैं सर, आ गया, अब बोलिए सुन सर रहा आप। हूँ मैं। अब लास्ट में ठीक है जी। आपसे कुछ जानकारियां लेंगे, बोलिए सर। और कल जी एक जो एफएम आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे सर, जो एफएम की जो मतलब फोन कॉल वाला चला रहे थे, हम्म। तो उसमें दो हम सजेशन देना चाहते हैं। एक ये है कि जैसे फोन कॉल से रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद गाने चलाएं, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा ठीक है सर, अब है ध्यान ना, रखेंगे उसको। तो उसमें ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए आपने फोन कॉल का रिकॉर्ड करने का समय दे दिया हम्म। कि इतने बजे से इतने बजे तक रिकॉर्ड होगा, हाँ हाँ। तो उसमें दो फायदे हैं। जैसे आपने विनय जी को दिया, तो विनय जी को कार्यक्रम बनाने के लिए दिया, तो उसमें आपने उसी नंबर से उसमें फॉरवर्ड कर दिया उनके नंबर पे फोन, हम्म। मतलब है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे क्या होगा कि मतलब जो है उनको भी कहीं कुछ करने नहीं पड़ेगा, आपको वही नंबर से होगा, और उसी नंबर से आपने कॉल फॉरवर्ड कर दिया, उनके नंबर पे फोन जाएगा, वो अपना रिकॉर्ड करके अपना कार्यक्रम बना सकते हैं, तो उसके बाद वो ब्रॉडकास्ट हो सकता है। बिल्कुल सर, तो सही कह रहे हैं, ठीक, ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज हो सकती है। और एक वॉइस मैसेज वाला भी हो सकता है कि वॉइस बिल्कुल, मैसेज, आज आप वॉइस मैसेज भी कर सकेंगे, वो भी आपके सुनाए जाएंगे वहां पर। तो उसमें जो है ना कि नहीं, वैसे नहीं लगातार नहीं, जैसे मान लीजिए कर लिया किसी ने, मतलब एक समय आप दे दीजिए कि मतलब इतने इतने रखे जाएंगे, हाँ हाँ तो ठीक है सर, ठीक है। ना, तो इस तरह कार्यक्रम बनाया जा सकता है। थोड़ा लंबा भी कार्यक्रम बनाया जा सकता है, बिल्कुल सर, एक संडे के दो दिन घंटे अपन का, ऐसा प्रोग्राम रखेंगे। है ना। तो वो बोल दिया, वही चीज बता बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल। हाँ हाँ गुरमीत जी सर, कंटिन्यू करें। तो सबका बहुत सहयोग रहा आज भी इस क्लास में, और जो हम कह रहे हैं वैसे ही क्लास चल रही है, और ये अच्छा भी लगता है। तो आप अपने प्रश्न जरूर पूछें, अपने सजेशन भी दें, लेकिन ये कंटिन्यू करते रहें कि वो चीज़ लंबी ना हो, ताकि अगला वेटिंग में ना रहे। बस इस बात का ध्यान रखें, बाकी सब कुछ मेंटेन हो रहा है। और संदीप जी का स्पेशल धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आपको आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि अब कई दिनों बाद क्लास हुई है, तो थोड़ा हल्का हल्का रखना चाहिए, ताकि मतलब ज्यादा भार नहीं पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल जो क्लास लेंगे उसमें नोटपैड को शुरू करेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहेगा हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन और समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।